1950 में जन्मे नरेंद्र मोदी 17 साल की उम्र में अहमदाबाद से आरएसएस कार्यकर्ता के रूप में कार्य करना शुरू किया। इस तरह राजनीति में आने से पहले मोदी कई वर्षों तक आरएसएस का प्रचार प्रसार किया। 1987 के दौर में भारतीय जनता पार्टी के अंदर शंकर सिंह बघेला और केशुभाई पटेल के नाम का बोलबाला था। उस समय मोदी को गुजरात का संगठन सचिव बनाया गया। 1990 में लाल कृष्ण आडवाणी की अगुवाई में सोमनाथ से अयोध्या रथ यात्रा में मोदी अहम भूमिका निभाई, जिसके चलते आडवाणी की नज़रों में एक सकारात्मक प्रभाव छोड़ा, जिस कारण वो भारतीय जनता पार्टी की ओर से कई राज्यों के प्रभारी बनाए गए। 1995 में हुए गुजरात चुनाव में बीजेपी को बड़ी जीत मिली और केशुभाई पटेल को सीएम बनाया गया। केशुभाई पटेल ने अपने मंत्रिमंडल में शंकर सिंह बघेला खेमे के किसी भी विधायक को जगह नहीं दिया, जिससे बघेला पटेल मंत्रिमंडल से काफ़ी नाराज हुए और सरकार गिराने के लिए सही समय तलाशने लगे। एक बार केशुभाई पटेल अमेरिका के दौरे पर गए हुए थे। तभी मौके का फायदा उठाते हुए शंकर सिंह बघेला ने करीब 50 से अधिक विधायकों को अपनी तरफ आकर्षित कर लिया। मसला हल करने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी अहमदाबाद गए। तब बघेला ने अपने 3 शर्तें अटल जी के सामने रखी। शर्त के अनुसार केशुभाई पटेल को सीएम पद से हटाया गया, बघेला खेमे के विधायकों को मंत्रिमंडल में स्थान मिला और नरेंद्र मोदी को सूबे के सियासत से हटाकर दिल्ली में राष्ट्रीय सचिव बनाया गया। गुजरात में खूब खींचातानी हो रही थी। 1995 से लेकर 1998 तक 3 सीएम बने, लेकिन कोई भी लंबे समय तक सरकार नहीं चला पाया। 1998 में विधानसभा चुनाव हुआ और बीजेपी ने जीत हासिल की, तो दूसरी बार केशुभाई पटेल मुख्यमंत्री बने। इधर नरेंद्र मोदी दिल्ली में बैठकर अपने लिए गुजरात का रास्ता बना रहे थे। इसी दौरान भूकंप और सूखे ने गुजरात में खूब तबाही मचाई। भूकंप में करीब 20,000 लोग मारे गए। सरकार आपदा प्रबंधन में बुरी तरह नाकाम हुई। संघ केशुभाई के काम से नाखुश था। विश्व हिंदू परिषद के नेता से भी केशुभाई के ठीक रिश्ते नहीं थे, जिसका फायदा नरेंद्र मोदी जी ने उठाया। माना जाता है कि मोदी जी ने संपादकों से संपर्क करके केशुभाई के खिलाफ नकारात्मक खबर फैलाने को कहा था, जिसमें मोदी जी ने केशुभाई के खिलाफ एक लंबी चौड़ी फाइल तैयार करके संपादकों के सामने पेश किया, जिससे साफ साबित होता था कि केशुभाई सरकार चलाने में नाकाम है। नरेंद्र मोदी का यह दांव कुछ हद तक काम किया। पार्टी ने मोदी को उप मुख्यमंत्री बनाने का निर्णय लिया। तब मोदी प्रस्ताव ठुकराते हुए अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी से कहते हैं कि अगर गुजरात की जिम्मेदारी देनी है तो पूरी दीजिए, अन्यथा मत दीजिए। उसके बाद पार्टी की बैठक ने मोदी को मुख्यमंत्री बनाने का निर्णय लिया। तब अटल बिहारी वाजपेयी ने मोदी से कहा, आप पंजाबी खाना खाकर मोटे हो गए हैं, अब वजन कम करने का समय आ गया है। आप गुजरात जाइए और वहां मेहनत कीजिए। नरेंद्र मोदी गुजरात जाते हैं और 7 अक्टूबर 2001 से बतौर मुख्यमंत्री अपना कार्यकाल शुरू किया। मोदी को सत्ता संभाले कुछ महीने ही हुए थे कि गुजरात में गोधरा रेल हादसा हो गया। इसके बाद फरवरी 2002 में हिंदू मुसलमान के बीच दंगे भड़क उठे, जिसमें 1,500 से 2,000 लोगों की जान गई। मोदी पर आरोप लगे कि वे दंगे को रोक नहीं पाए। तब पार्टी में उन्हें पद से हटाने की बात चलने लगी, लेकिन लाल कृष्ण आडवाणी के समर्थन से वे मुख्यमंत्री बने रहे। दंगों के बाद प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी गुजरात जाते हैं। उन्होंने अपनी चिरपरिचित शैली में कहा, मुख्यमंत्री के लिए सिर्फ मेरा एक संदेश है कि वे राजधर्म का पालन करें। राजा के लिए प्रजा प्रजा में भेदभाव नहीं हो सकता, न जन्म के आधार पर, न जाति के आधार पर, न संप्रदाय के आधार पर। तब उनके बगल में बैठे तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, हम वही कर रहे हैं साहेब। इसके बाद वाजपेयी जी ने कहा, मुझे विश्वास है कि नरेंद्र भाई यही कर रहे हैं। दंगे को लेकर जाकिया जाफरी ने सुप्रीम कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई, जिसके चलते सुप्रीम कोर्ट ने 5 सदस्यों की एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई, जिसे दंगों से जुड़े 9 मामलों की जांच करने के साथ नरेंद्र मोदी की भूमिका की अतिरिक्त जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई। जांच के बाद 2011 में एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट में मोदी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में क्लीन चिट दी, लेकिन जाकिया जाफरी ने मोदी को क्लीन चिट के खिलाफ दोबारा पिटीशन दायर की। 27 दिसंबर 2013 को कोर्ट ने जाकिया जाफरी की याचिका खारिज करते हुए अपनी क्लोजर रिपोर्ट लगा दी। दंगे के 1 साल बाद विधानसभा चुनाव होने थे, लेकिन चुनाव समय से 3 महीने पहले ही करा लिया जाता है, जिसमें मोदी 182 में से 127 सीटों से जीत हासिल करते हुए दूसरी बार मुख्यमंत्री बने। 2009 आते आते गुजरात बिजली सड़क के मामले में काफ़ी विकसित हो चुका था। देश के धनी और विकसित राज्यों में गुजरात की गिनती होने लगी। मोदी ने अधिक से अधिक निवेशकों को गुजरात में आमंत्रित किया। नरेंद्र मोदी 2007 में तीसरी बार और 2012 में चौथी बार मुख्यमंत्री बने। मोदी ने गुजरात में व्यापार को बढ़ावा देकर गुजरात मॉडल को चर्चा में लाए। धीरे धीरे मोदी बीजेपी के बाहर अपने सभी साथियों को सक्रिय करना शुरू कर दिया
उन्होंने सबसे पहले कारपोरेट जगत के लोगों को अपने पक्ष में किया। इसके बाद बाबा रामदेव और श्री श्री रविशंकर जैसे धार्मिक हस्तियों को भी अपने फेवर में कर लिया। यही वक्त था जब मोदी ने गुजरात मॉडल का इस्तेमाल केंद्र की कांग्रेस सरकार पर हमला के तौर पर करना शुरू किया। नरेंद्र मोदी मनमोहन सरकार के भ्रष्टाचार, महंगाई, डॉलर के मुकाबले रुपए की गिरती कीमत पर बयानबाजी तेजी कर दी। 22 जनवरी 2013 को महाराष्ट्र में पूर्ति ग्रुप ऑफ कंपनीज पर इनकम टैक्स की रेड पड़ी। इसमें नितिन गडकरी का भी नाम आया, जिस वजह से उनको बीजेपी अध्यक्ष पद से इस्तीफा देना पड़ा। नए अध्यक्ष राजनाथ सिंह बनाए गए। अध्यक्ष बनने के कुछ दिनों बाद ही वे समझ चुके थे कि पार्टी के बीच मोदी को बीजेपी का नेतृत्व सौंपने का विचार मजबूत हो रहा है। बीजेपी की एक बड़ी लॉबी नरेंद्र मोदी को चुनावी चेहरा बनाने के लिए मन बना चुकी है। उधर आडवाणी खेमे को इस बात का अंदाजा था कि जून 2013 में होने वाले गोवा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में मोदी को लेकर कोई बड़ा ऐलान हो सकता है। इसके चलते आडवाणी समेत कई नेताओं ने इस बैठक में शामिल होने से साफ इनकार कर दिया। इसी बीच बीजेपी गठबंधन की बरसों पुरानी सहयोगी पार्टी जेडीयू के मुखिया नीतीश कुमार ने राजनाथ को फोन किया और मोदी के नाम पर अपनी असहमति जताई। राजनाथ सिंह का कहना था कि बीजेपी का संसदीय बोर्ड मोदी को कुछ अतिरिक्त जिम्मेदारियां सौंपेगी। राजनाथ सिंह सोच रहे थे कि अगर बैठक में मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करने के निर्णय पर आम सहमति न बनी और बैठक बेनतीजा रहा तो जनता में गलत मैसेज जाएगा। इसलिए राजनाथ ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। बैठक के लिए मोदी जब गोवा पहुंचे तो उनका जोरदार स्वागत हुआ। तब के मुख्यमंत्री मनोहर पार्रिकर ने मोदी का समर्थन किया। वहीं राजनाथ सिंह ने 9 जून 2013 को चुनावी समिति के अध्यक्ष के पद के लिए मोदी का नाम घोषणा कर दिया। अगले दिन यानी 10 जून को आडवाणी ने पार्टी के सभी पदों से अपने इस्तीफे का ऐलान करते हुए राजनाथ सिंह को पत्र लिखा। पिछले कुछ समय से मैं अपने आप को पार्टी में सहज नहीं महसूस कर पा रहा हूँ। मुझे नहीं लगता कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय और अटल बिहारी वाजपेयी ने जिस पार्टी को बनाया, खड़ा किया, ये वही पार्टी है। बीजेपी दिशा भटक चुकी है। इस पत्र को मेरा इस्तीफा समझा जाए। इसके बाद आडवाणी के घर बीजेपी पार्टी के बड़े नेताओं की दौड़ शुरू हो गई। राजनाथ सिंह इस्तीफे को अस्वीकार करते हुए कहा, मोदी को चुनाव प्रचार समिति का चेयरमैन बनाने का फैसला सबकी सहमति से लिया गया है और अब इसे नहीं बदला जाएगा। पार्टी के बड़े बड़े दिग्गजों से मान मनोवल चलता रहा। तब 11 जून को संघ प्रमुख मोहन भागवत से फोन पर बात करके आडवाणी ने इस्तीफा वापस लिया। आरएसएस ने मोदी के लिए दिल्ली का रास्ता बनाया, क्योंकि जुलाई 2010 में कई जांच एजेंसियों ने मुस्लिम पूजा स्थलों पर हिंदुओं द्वारा आतंकित करने को लेकर सबूत जुटा रही थी। इसी बीच 25 अगस्त 2010 को केंद्रीय गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने पहली बार भगवा आतंकवाद का इस्तेमाल किया। इस शब्द को लेकर आरएसएस संघ असहज महसूस कर रहा था। आरएसएस ने महसूस किया कि कांग्रेस की हार सुनिश्चित करने के लिए मोदी ही पावरफुल नेता हैं। इसके साथ साथ मोदी का संघ के संबंध अच्छे थे, जिसके चलते आरएसएस का मोदी के प्रति प्यार उमड़ पड़ा, जिसका प्रभाव धीरे धीरे दिखना शुरू हुआ। 2014 में संघ न केवल सिर्फ मोदी के लिए प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बनने का रास्ता साफ किया, बल्कि संघ प्रमुख मोहन भागवत ने अपने विजयादशमी भाषण में 100% वोटिंग के साथ साथ कार्यकर्ताओं को बीजेपी के लिए पुरजोर मेहनत करने की अपील की। 13 सितंबर 2013 को बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक होनी थी। गडकरी ने आडवाणी को फोन पर बताया कि बैठक में नरेंद्र मोदी को पीएम पद का उम्मीदवार बनाए जाने पर फैसला लेना है। तब आडवाणी ने राजनाथ सिंह को एक पत्र लिखा, मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैं बहुत परेशान हूँ। अब बेहतर होगा कि मैं बैठक में शामिल न हूँ। आडवाणी का मानना था कि मोदी को उम्मीदवार बनाने से कांग्रेस के खिलाफ महंगाई और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे ठंडे बस्ते में चले जाएंगे और गुजरात के विवादास्पद सीएम का मुद्दा उछाला जाएगा। बैठक में लाल कृष्ण आडवाणी को छोड़कर 12 सदस्यीय बोर्ड का हर सदस्य शामिल हुआ। इसमें नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया गया। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान और छत्तीसगढ़ में उनके समकक्ष रतन सिंह ने ट्वीट करके मोदी की उम्मीदवारी का समर्थन किया। वहीं दूसरी सहयोगी पार्टी शिवसेना और अकाली दल ने इस फैसले का स्वागत किया, लेकिन जेडीयू ने मोदी के फैसले की घोषणा होने के बाद गठबंधन तोड़ दिया। 27 फरवरी 2014 को बीजेपी ने लोकसभा सीट के उम्मीदवारों की घोषणा शुरू कर दी। बीजेपी नेताओं का कहना था, मोदी जी वाराणसी और वडोदरा 2 जगहों से चुनाव लड़ेंगे। उस वक्त वाराणसी के मौजूदा सांसद मुरली मनोहर जोशी इस निर्णय को मानने को तैयार नहीं थे। बीजेपी के नेता उन्हें कई दिनों तक मनाते रहे, लेकिन वे अपनी बात पर अड़े रहे।
आखिर में अमित शाह ने जोशी को साफ शब्दों में कहा कि उन्हें कानपुर से लड़ना होगा। उसके बाद मजबूरन जोशी को कानपुर से लड़ना पड़ा। इसके बाद लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बीजेपी ने 282 सीटें जीतकर पूर्ण बहुमत हासिल की और नरेंद्र मोदी स्वतंत्र भारत में जन्मे देश के पहले और भारत के 14वें प्रधानमंत्री बने।